हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री का 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे भाई, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हुआ है। और अगर आप इसमें से 45 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो यकीन मान के चलना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय है। मेरे भाई, एक बात मैं बता दूं, याद रखना है आपको कि घुलनशीलता के आधार पर, यहाँ पे घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यहाँ पे जल में विलय और दूसरा होता है यहाँ पे वसा में विलय। तो एक बात याद रखना है, जल में विलय विटामिन बी और सी होता है और वसा में विलय ए डी ई के होता है। तो अब आप लोग आसानी से आंसर बताओगे। जल में विलय विटामिन जो है यहाँ पे विटामिन बी हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ई आए, ए आए, डी आए, ये सभी क्या है, वसा में घुलनशील है। ये बात आपको याद रखना है। जितना भी प्रश्न मैं आपको अलग से बताऊंगा, एकदम रटते हुए चलना मेरे भाई। चलिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में रिलेटेड भी आ जाते हैं। चलो बता दो, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। तो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले टेम्परेचर होते हैं, प्रेशर होते हैं और कंसंट्रेशन होते हैं। तो ये सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एंजाइम क्या है, बता दो जल्दी से, एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है मेरे भाई, प्रोटीन है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे प्रश्नों का जवाब बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है, तो ये करता है सॉल। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पे आ चुका है और उससे पहले मेरे भाई एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है। अगर आप हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो, तो हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, और उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन दिया जाएगा। ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है और अगर चाहते हो अच्छा नंबर लाना तो आप लोग इस नोट्स को परचेज कर सकते हो। इसका चार्ज मात्र 199 है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7070 82 16 85 नंबर पे। मैं बता दूं 199 में आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और कुछ टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, मॉडल सेट दिया जाएगा इसी में मेरे भाई। इतना कम में क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे सभी भाई बहन पढ़ के बहुत अच्छा नंबर लाए। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत कम दिया जाएगा जितना आप लोग पढ़ पाओगे मेरे भाई। आइए देखिए यहाँ पे, और हाँ, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए है, तो आप जिस भी मीडियम से हो परचेज कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया कि दूध जो है ये पायस का उदाहरण है, यानी कि इमल्सन का उदाहरण है। 5 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, यहाँ पे प्रश्न है विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन के की कमी से यहाँ पे क्या होता है बताइएगा। रक्त का थक्का जमाने में ये सहायक होता है, तो यहाँ पे कमी से रोग क्या होगा, रक्त का स्राव हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मैं बता दूं विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन की खोज किसने की। ये भी आसान प्रश्न है मेरे भाई। विटामिन की खोज किसने की, तो फंक ने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या क्या होती है। सबसे आसान प्रश्न है और आपने 8 बताया, क्योंकि एक होता है एससी, एक होता है बीसीसी और दूसरा यहाँ पे होता है एफसीसी। ये बात आपको याद रखना है कि अगर एससी में क्या पूछेगा, परमाणु पूछेगा, तो एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता
होता है, बीसीसी में परमाणु 2 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, जबकि एफसीसी में परमाणु 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। यानी कि यहाँ पे पिंड केंद्रित है तो बॉडी सेंटर्ड देखो यहाँ पे बीसीसी में, और बीसीसी में देखो समन्वय संख्या पूछा गया था 8, यहां पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बतागे चलिएगा। यहां पे प्रश्न क्या है देखो, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? 9 का बताइएगा। बहुत अच्छे, सेल्यूलोज करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न आ चुका है, अगला प्रश्न का जवाब बता दो। ये देखो प्रश्न है कि आरएनए में मौजूद फ्यूरिन बेस कौन सा है? फ्यूरिन बेस पूछा गया है और आप यहां पे बता के चलिएगा भैया गुआनिन होगा। आरएनए में पूछा गया है तो 10 का ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं। आरएनए के फ्यूरिन में पूछेगा तो एडेनिन और गुआनिन होता है, और पैरामिडिन क्षार पूछेगा तो भैया क्या बताते हो? बता दो एक बार जल्दी से, फटाफट से। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते अगला बता के चलो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्यूरिन वाला पूछा है तो ग्वानिन लगाइएगा, और पैरामिडिन में थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल ये सब होता है। चलिए आगे बढ़ते अगला बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि पहला औद्योगिक संश्लिष्ट रबर कौन सा है? सबसे आसान प्रश्न है, मैथिल रबर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है? सुक्रोज का जल अपघटन इन्वर्सन कहलाता है। राइट आंसर आपका डी होगा। मेरे प्यारे भाई एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। जितने साथी इस क्लास को देख रहे हो प्लीज एक बार क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे अब आपको डेली क्लास देखने को मिलेगा, और वो भी 2 क्लास हम आपके लिए अपलोड करेंगे। तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलना जरूरी है। चलो बता दो। यहाँ पे प्रश्न है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र यहाँ पे COOH होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो COOR आएगा तो ये किसका है? ये एस्टर का है मेरे भाई। ये किसका है? एल्डिहाइड का है, ये कीटोन का है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है यहां पे कार्बोक्सिलिक अम्ल। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है? संक्रमण तत्व मेरे भाई नहीं है बताइएगा। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा? 15 नंबर सवाल का जवाब आपने मरकरी बताया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पे। और मेरे भाई वो जो आप 199 में नोट्स लोगे ना मेरे भाई, बहुत अच्छे से बस पढ़ लीजिएगा। फिर आपको हम टेस्ट सीरीज देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री, उसी में मिल जाएगा। टेस्ट लगाइएगा और देखिएगा कि क्या हमसे एग्जाम निकल जाएगा अच्छे से, क्या अच्छा मार्क्स लाएंगे, उसी टेस्ट से आपको पता चलने वाला है। वो सारा कुछ आपको उसी में दिया जाएगा, बस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसी यहाँ पे पैटर्न में रहेगा, जैसे यहाँ पे आप लोग क्लास में पढ़ रहे हो। देखो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन करेक्ट होगा। 16 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? सबसे आसान प्रश्न है, मैग्नीज करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहां पे प्रश्न क्या है देखो, यहां पे है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 5F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? अगर 4F वाला बात आता तो हम लोग क्या लगाते? 4F के लिए लेंथेनाइड होता है और 5F के लिए एक्टिनाइड होता है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक अल्कोहल का सूत्र क्या हो जाएगा? प्राथमिक अल्कोहल का जो सूत्र है वो RCH2OH होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे वात्या भट्टी की अंदरूनी परत बनी होती है। वात्या भट्टी की अंदरूनी परत जो बनी होती है वो बनी होती है अग्निशह मिट्टी की ईंट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहां पे है NaCl क्रिस्टल में Na+ कितने Cl आयनों से घिरा होता है? बताइएगा। यहां पे 21 नंबर सवाल का जवाब तो आप लोग 6 बताओगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि n गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? 22 का बताइएगा। आपने बता दिया भैया n हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या पूछा है। अगर चतुष्फलक के लिए पूछता तो क्या बताते? चतुष्फलक के लिए क्या होता है भैया? यहाँ पे हमारा 2n हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखो क्या है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है?
क्रिस्टल का घनत्व कमी होना, कम होना, ये शॉर्टकी दोष का उदाहरण है, और क्रिस्टल के घनत्व अपरिवर्तित रहना, ये फ्रैंकल दोष का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि किसी तनु घोल के अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो मैंने आपको बताया था कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि विलय के अणुओं की संख्या पर यह निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? यहां पे सेकेंडरी सेल बताइएगा, तो यहां पे लेड स्टोरेज बैटरी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की क्या इकाई होती है? तो सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों को प्रायः सांद्रित किया जाता है किस विधि से? तो ये फेन प्लावन विधि के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि सल्फर के अणु कैसे होते हैं? तो सल्फर के अणु अष्टपरमाणविक होते हैं। कैसे होते हैं मेरे भाई? S8 रूप में लिखे जाते हैं, तो अष्टपरमाणविक हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 में क्या रहता है? आपने पढ़ा होगा भैया, विटामिन B12 का केमिकल नाम साइनोकोबाल्मिन है, इसीलिए इसमें कोबाल्ट रहता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? क्लास को जरूर लाइक करते चलिएगा, आप लोग जितने साथी देख रहे हो प्लीज क्लास को लाइक करते चलिएगा। निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है? बता दो जल्दी से। बहुत अच्छे, CCl4 का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म किससे प्राप्त हो सकता है? क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो सकता है यहां पे एथेनॉल से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि साबुन क्या है मेरे भाई? साबुन जो होता है ये क्या होता है? तो साबुन यहां पे बताइएगा वसा अम्लों के लवण है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पे प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो प्रोटीन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुलक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक बहुलक, दूसरा होता है संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक में रबर हो गया, प्रोटीन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, संश्लेषित वाला में नाइलोन हो गया, बेकेलाइट हो गया, ये सभी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि संघनन बहुलीकरण का उत्पाद क्या हो जाएगा? संघनन बहुलीकरण का जो उत्पाद है वो नाइलॉन 66 है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, भोपाल गैस त्रासदी में जो विषैली गैस निकली थी वह कौन सा हो जाएगा? 36 का बता दो एक बार जल्दी से। मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है? बता दो गैमेक्सिन कौन सा हो जाएगा, जल्दी बता दो। बहुत अच्छे, क्योंकि बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सिन कहा जाता है, तो यहां पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहां पे है निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस नहीं है? क्रिस्टलीय नहीं होगा, इसका मतलब अक्रिस्टलीय होगा, और वो यहां पे रबर करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बता दो। एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? एक अष्टफलक रिक्ति मेरे भाई कितने गोलों से घिरी होती है? आपने बता के चला भैया 6 गोलों से यहां पे घिरी होती है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है आयोडीन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहां पे है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है? 41 नंबर सवाल, और आपने बता दिया यहां पे भैया कार्बन कार्बन अगर यहां पे डबल बॉन्ड है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, ये आपको बात बताना। पहले मैं बता दूं, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होगा उसके लिए, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर उसके लिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये तीनों बहुत बार एग्जाम में आया है। और सिंगल बॉन्ड के लिए 1.54 एंगस्ट्रम होता है, डबल के लिए 1.34 एंगस्ट्रम होता है, जबकि ट्रिपल के लिए 1.20 एंगस्ट्रम होता है। तो हमसे डबल के लिए पूछा, इसका मतलब है कि 1.34 एंगस्ट्रम। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो। यहां पे प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन सा? इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला भाई बता दो तो कौन सा हो जाएगा? तो आपने बताया BF3 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है, श्रृंखलन गुण चेन प्रॉपर्टीज कार्बन में सबसे ज्यादा है मेरे भाई।
अगला प्रश्न का जवाब बता दो, बोरॉन विकर्ण किसके साथ संबंध दर्शाएगा? विकर्ण संबंध आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि यहां पे मैं बता दूं आवर्त 2 होगा और यहां पे आवर्त क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि ये इसी में होता है। तो आपको आवर्त 2 में क्या लिखना है भैया? लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन कार्बन होता है, तो लिथियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, बोरॉन और कार्बन हो जाएगा। इसमें आवर्त 3 में क्या होगा? सोडियम मैग्नीशियम होगा, सोडियम मैग्नीशियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा और सिलिकॉन हो जाएगा। तो आपको ऐसे संबंध दर्शा देना है कि लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ, यहाँ पे बोरॉन का पूछा है तो सिलिकॉन के साथ हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देख रहे हो, इसी तरह के प्रश्न तो आते हैं परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो कैसी अभिक्रिया होती है? बताइएगा, कैसी अभिक्रिया होती है? 45 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया है कि भैया यहाँ पे तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि डेटोल का उपयोग किया जाता है। डेटोल का जो उपयोग होता है वो होता है प्रतिरोधी में। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है C6H5OH यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ पे हो जाएगा फिनोल। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे बता के चलते हैं भर्जन। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो बता के चलो, यहां पे प्रश्न है कि सुक्रोज का सूत्र क्या हो जाएगा? सुक्रोज का सूत्र बताइएगा। सुक्रोज का सूत्र यहां पे C12H22O11 हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो, एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? एक फैराडे विद्युत जो है ये 96,500 कूलम के बराबर होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक बात और याद रख लो कि एक फैराडे विद्युत जो है यहाँ पे 96,500 कूलम के बराबर होते हैं और इसके बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? 51 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बता दो। यहां पे तो CrO2 है, क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 का ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लोहे का अयस्क कौन सा है? यहाँ पे लोहा का अयस्क पूछा, मैग्नेटाइट भी है, सीडेराइट भी है, हेमेटाइट भी है, तो ये सभी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो। अगला प्रश्न है कि कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो सिल्वर मिरर जांच देता है? 53 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। HCOOH हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइएगा मेरे भाई, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। आपने पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो एमिडो ग्रुप कहा जाता है। 55 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि बेरवादार ठोस पदार्थ कौन सा है? तो कांच भी है, रबर भी है, प्लास्टिक भी है, तो ये सभी बेरवादार में आएगा और क्रिस्टलीय में आएगा। तो यहां पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण क्या देता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड देता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड किस में है? यहाँ पे HCHO हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है कि इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या बताइएगा। तो इथाइन में 2 होते हैं। अगर आपसे एनिलीन में पूछेगा, एनिलीन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है, तो एनिलीन में 3 होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? तो यहाँ पे मोस्ले नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दो। इनमें से कोई नहीं हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना जी किधर गए भैया? सोना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, जो कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। बता दो कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है? बताओ जल्दी से, कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है? तो कैप्रोलेक्टम यहाँ पे नाइलॉन 6 का मोनोमर है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है H3PO4 एक प्रकार का क्या है? तो H3PO4 एक प्रकार का त्रिभाषमिक अम्ल है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि NH3 में N का संकरण क्या हो जाएगा? NH3 में N का जो प्रसंकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो sp3 होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा।
चलो बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि समन्वय यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन को घेरे हुए आयनों या अणुओं को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्या भैया बताइएगा? इसे कहा जाता है लिगेंड। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो बता दो एथिलीन डाइएमीन लिगेंड है, ये किस प्रकार का लिगेंड है? तो एथिलीन डाइएमीन एक प्रकार का बाइडेंटेट लिगेंड है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि वर्नर के समन्वय यौगिक सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक संयोजकता क्या दर्शाती है? तो ये यहाँ पे क्या दर्शाएगी भैया? ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निकाल लो भैया, 0 ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो बोरोन और एल्युमिनियम किस ग्रुप के तत्व हैं? बोरोन और एल्यूमिनियम जो है मेरे भाई किस ग्रुप के तत्व हैं बताइएगा? जल्दी से आप लोग बता के चलो। क्या हो जाएगा? 69 का। बहुत अच्छे, ग्रुप 13 में आते हैं। आवर्त किस में? आवर्त 2 में है ना ये बोरोन। चलो आगे बढ़ते, अगला बताइएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन का प्रमुख अयस्क कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बता के चलिएगा, फटाफट से बता दो सिलिकॉन का प्रमुख अयस्क कौन सा है? 70 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया भैया क्वार्ज हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब फटाफट से बता दो कि 70 में आपका कितना सही हुआ और ये क्लास आपको कैसा लगा, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके मेरे भाई, तब तक इन सारे प्रश्नों को याद करके आइएगा। मॉर्निंग में मैंने आपको बायोलॉजी का भी करवाया था, उसे नहीं देखे हो तो चैनल में जाके देख लो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे अब आपको क्लास डेली मिल रहा है। तो जुड़ जाओ और अच्छे से एग्जाम तक तैयारी करो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।